नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई उसके बाद आपको यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्री देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकाल पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, आप चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने वह नहीं पढ़ा जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्री नहीं निकलेगा। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान है। जिन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इन्हें ही तैयार कर लिया और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। और जो वीडियोस आने वाली हैं उनकी भी एडवांस नोट आपको दी जा चुकी है। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक्स तैयार करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है डीप फेक टेक्नोलॉजी। इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूपीएससी का एक पैटर्न समझाना चाहता हूँ ताकि आराम से आप साइंस एंड टेक की तैयारी कर सकें और मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम में इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर सकें। बहुत सारे दोस्त लगातार तैयारी के दौरान कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस एंड टेक में पढ़ें क्या। जब किताबें खोलते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें दिखती हैं जो वैसे ही पहली नज़र में दिख जाती हैं कि काम की नहीं है। करंट अफेयर में जाते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चक्कर में या तो छूट जाता है ये सेक्शन, या फिर घबराहट में डर के मारे इतना सारा हम पढ़ लेते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है, वहीं से आपका काम हो जाएगा, और एक ख़ास डायरेक्शन में पढ़नी है। इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। ठीक है। एक दोस्त ने कमेंट किया था एक बार कि सर आप बहुत ज़्यादा समझाते हैं। देखिए, मैं अनावश्यक रूप से नहीं समझाता। जहाँ मुझे लगता है कि ये बात आपको जान लेनी चाहिए वहाँ मैं थोड़ा समय लेता हूँ, जैसा कि अभी ले रहा हूँ। अगर मैं सीधे इसको पढ़ा के आगे बढ़ जाऊँ तो सिर्फ एक टॉपिक में फ़ायदा होगा, लेकिन अभी मैंने आपसे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया तो आपको पूरे साइंस एंड टेक में फ़ायदा होगा। जहाँ से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग सारे आप सही कर सकते हैं। इसीलिए कृपया करके आराम से इसको समझ लीजिए, आपके फ़ायदे की बात है। समझते हैं इसको। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि जो नई तकनीकें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसके अंदर की बात है, निचली परत ये है कि टेक्नोलॉजी में पढ़ें क्या, उसका सिद्धांत पढ़ें कि क्या पढ़ें। मेन बात यह है कि इसमें भी यूपीएससी सिर्फ वही पूछ रही है कि आप इसके प्रयोगों के बारे में जानते हैं कि नहीं, अनुप्रयोगों के बारे में जानते हैं कि नहीं, इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको पता है या नहीं। सिर्फ इतना ही पूछ रही है। लेकिन इसको पूछने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि उस तकनीक का नाम दे दिया ऊपर, जैसे जीपीएस लिख दिया कि जीपीएस का अनुप्रयोग कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, एआई का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, ऐसे करके दे दिया। उसके बाद से कुछ ऑप्शंस दे दिए 4-5, जितना यूपीएससी को ठीक लगा। उसके बाद से कूट बना दिए, ये बन गया, तैयार हो गया क्वेश्चन। इसके बाद एक दूसरा टाइप भी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी वही बात पूछी जाती है लेकिन अलग तरीके से। इसमें क्या होगा कि इसमें उस तकनीक का डिस्क्रिप्शन है। ऊपर सबसे पहले एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, यहाँ किया जाता है, वहाँ किया जाता है, ऐसे बता दिया जाएगा आपको। फिर 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी बात हो रही है ऊपर। ये 2 तरीके हैं, 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले करंट अफेयर की पढ़ाई करते समय आप देखिए कि जो नई तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं जो पिछले 1-1.5 साल में चर्चा में है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आपका काम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है। आप में से कुछ दोस्त सिर्फ इतना ही पकड़ के उड़ने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा ठहरिए और समझिए। मैं कह रहा हूँ कि उस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आपने किसी किताब में पढ़ा या हमारे पीडीएफ नोट लेके पढ़ा, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख गए।
कहीं और किसी और किताब से किसी वीडियो से देखेंगे तो एक दो नई बातें उसमें जुड़ जाएंगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका इस्तेमाल तो उसमें सिर्फ इतना ही बताया था, यहाँ पे तो ये बात लिखी है। देखिए, आपको एक बात समझनी चाहिए कि किसी भी तकनीक का अभी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी बात से उसकी लिमिट तय नहीं हो जाती। डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इसका आज जो इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में इससे बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे इसका इस्तेमाल हो। तो आप मोटे तौर पर बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि इसका इस्तेमाल ऐसे यहाँ पे होता है, लेकिन इस बात की संभावना हमेशा आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए कि और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहीं से समझ लीजिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे और जो भी आप पढ़ के गए वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो 2-3 मान लीजिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स में ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, यूपीएससी 5 ऑप्शन भी दे देती है। चलिए फिर भी 4 की आधी है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसमें से 2 तो आप जानते हैं कि हाँ यहाँ भी यूज़ होता है, यहाँ भी, लेकिन 2 में कन्फ्यूज़ हैं। इसमें सबसे बढ़िया ये होता है कि आप सारे विकल्पों पर लगा सकते हैं, आँख बंद करके नहीं। जब नहीं आ रहा है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी के 2 हैं या नहीं है, और क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी बताया कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या किया जा सकता है, तो आप सारे विकल्पों को टिक कर सकते हैं, सही मान सकते हैं। इसके सही होने की संभावना 99% रहती है। अगर आपको मेरी बात को वेरीफाई करना है तो किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है वो डी है। डी से मेरा मतलब जहाँ पे सारे विकल्प सही माने गए हैं, ठीक है। रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा दे दे यूपीएससी जो अलग हो, जो गलत हो, और वो बड़ा कॉमन सेंस वाला हो, उसको आप छांट सकते हैं। तो डी लगाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, फिर भी नहीं काम कर रहा है दिमाग तो डी लगा सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अभी भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ भटका रहा हूँ आपको, तो आपको मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए PYQ देखना चाहिए। हाँ, 1% संभावना है कि कोई ऑप्शन जो है अलग हो, गलत हो, तो उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। ये कुछ बातें मैंने बताई, ये काम की बातें थी। मेरे ख्याल से अब आपको इससे ज़्यादा की जानकारी नहीं चाहिए। अब सीधे आते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी पे। अब मैंने इतनी सारी बातें की तो आप गेस कर सकते हैं कि मैं आगे इस बारे में क्या बताऊंगा। मैं यही बताने जा रहा हूं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। बाकी चर्चा में क्यों था, कई कारण हैं, चर्चा में बातें होती रहती हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ से शुरू करते हैं। एक शब्द है डीप सिंथेसिस। मान लीजिए आपने पढ़ा डीप फेक टेक्नोलॉजी और क्वेश्चन आ गया डीप सिंथेसिस पे, आप जानते ही नहीं हैं, उसी से संबंधित है, चिंता की बात नहीं है। डीप सिंथेसिस को आभासी दृश्य बनाने के लिए, पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो उत्पन्न करने के लिए शिक्षा और संवर्धित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आभासी वीडियोस बना दिए, एनिमेशन वगैरह, जो शुरुआती एकदम बचकानी जो कह सकते हैं इसकी शुरुआती चीज़ें हैं करने के लिए, वो जैसे कि आपने कोई ऐसा व्यक्ति बनाया है जो देखने में लगता है कि ये एनिमेशन है, ठीक है, तो उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आभासी है, आभासी इंसान, पेड़ पौधा जो भी आपने बनाया, ठीक है, लेकिन इसी को और संवर्धित किया जाए और बेहतर किया जाए तो ऐसा इंसान बनाया जा सकता है जिसको देख के ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि असली है कि नकली है। आज के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी तकनीकें आ गई हैं जिसके आधार पर लोग वीडियोस बनाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैंने कहीं पढ़ा तो सुना था, मैं इंस्टाग्राम तो नहीं चलाता, लेकिन ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो मैंने देखा, कोई बता रहा था कि एक कोई लड़की है और उसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो असली लड़की नहीं है। और ये बात सही है कि गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की संभावना को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा संभव है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएटेड एक पर्सन आपसे बातें कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, अपने फ़ोटोज़ उस पर कर रहा है, मतलब उसको कंट्रोल तो एक आदमी करेगा, लेकिन वो सब जो दिख रहा है वो असली नहीं है, ऐसा संभव है। तो ये सारी चीज़ें जो है डीप सिंथेसिस के तहत आती हैं। एक बड़ा टर्म है डीप सिंथेसिस। लेकिन प्रौद्योगिकी के सबसे खतरनाक अनुप्रयोगों में इसी में से एक निकला है, क्या है, डीप फेक, ठीक है, जहाँ सिंथेटिक मीडिया का उपयोग एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को दूसरे व्यक्ति के लिए स्वैप या बदलने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर कि मोदी जी की आवाज़ में कोई गाना गा रहा है, ठीक है, किसी और सिंगर का गाना किसी और सिंगर की आवाज़ में उसको गवाया जा रहा है,
तो ये कहाँ से हो रहा है? इसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि मान लीजिए पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है, किसी नेता की आवाज़ में उसकी वीडियो है, सब कुछ वैसा ही, लिप सिंक भी वैसे ही हो रहा है, कुछ ऐसी बात कहलवा दी जाए जो वास्तव में उसने नहीं कही है, और हो सकता है कि हिंसा भड़काने वाली हो सकता है कि कोई ऐसी बात कर रहा हो जो नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो, तो इससे दिक्कत हो सकती है ना। तो ये जो है सबसे खतरनाक रूप है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ डीप फेक का पता लगाना कठिन होता जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये असली है कि नकली है। एक आम आदमी के लिए तो और मुश्किल है। इसके लिए आपको अगर और डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसकी भी तकनीकें होती हैं और भी सिस्टम्स होते हैं। लेकिन खैर, हम यहाँ आते हैं, डीप फेक के बारे में जानते हैं कि ये तकनीक क्या है। डीप फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों यानी कि फ़ोटो वगैरह ऑडियो में हेर फेर करने की एक विधि है। हमने जाना इसके बारे में। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी कि कुछ ऐसे ऐप हैं जो अपना प्रमोशन ऐसे करवा रहे हैं कि किसी सेलिब्रिटी को लिया, जैसे सचिन तेंदुलकर को लिया, मतलब उनको क्या लिया, उनकी फ़ोटो या कोई वीडियो उठाया कहीं से, और ऐसा लग रहा है कि ये सचिन ही बोल रहे हैं, और व्यक्ति कह रहा है कि मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था, इससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मेरी बेटी ने इससे इतने लाख रुपए कमा लिए आपको भी करना चाहिए। ये उसी का इस्तेमाल है एक तरह से, समझ रहे हैं। सचिन को शायद इस बारे में पता भी ना हो। अच्छा, यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा आवृत करता है। पहले से वीडियो पड़ी हुई है किसी की, किसी का फ़ोटो पड़ा हुआ है, उसी में हेरफेर किया जाता है। साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएँ तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। बाकी इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थोड़ा सा जान लेंगे, उतना काम का नहीं है, लेकिन क्या ही पता, यूपीएससी आजकल अलग मूड में है, घुस घुस के फैक्ट्स पूछ रही है। डीप फेक की जो इस शब्द की जो शुरुआत है 2017 में हुई थी, जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा था। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया था, तो इसलिए चर्चा में आया था। बाकी दुरुपयोग की बात करें तो बहुत सारे दुरुपयोग हैं। तकनीक का उपयोग अब घोटालों और झांसे, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, चुनाव में हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, स्वचालित दुष्प्रचार, हमले, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी आदि जैसे नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से गेस कर सकते हैं। ये सब वही आगे भी किया जा रहा है। भारत में क्या उपाय है, भारत में नई तकनीक के मामले में क्या उपाय हो सकता है? सबसे लाइन तो जो महत्वपूर्ण लाइन रहती है यही रहती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए तो हमारे पास अभी भी कोई कानून नहीं है इसके लिए। पता मुझे कभी कभी चिंता होती है। चिंता क्या होती है, हंसी आती है कि साल भर में कम से कम 2 बार तो संविधान ने कहा है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो इतनी 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए। 3 बार होती है बैठक, दुनिया भर के कानून बन जाते हैं। लेकिन जो नई तकनीकें आ रही हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था को एक दिशा मिल रही है, समाज को दिशा मिल रही है, उस बारे में, उस तकनीक को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसमें रिसर्च कैसे किया जाए, उसमें कितना इन्वेस्ट किया, इस बारे में बात ही नहीं होती। बहुत बाद में बात होती है जब उससे कोई नुकसान होने लगेगा या फिर ये लगेगा कि दुनिया तो आगे निकल गई, हम पीछे ही रह गए, तब लगता है कि अरे हमें भी करना चाहिए, तो कर लो फिर। खैर, हालांकि इस तकनीक के दुरुपयोग के संबंध में विशिष्ट कानूनों की मांग की जा रही है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि, साइबर अपराध ये सब शामिल होंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। इसमें कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया, पता है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। आप जानते हैं टॉप 300 में हम सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ही ले रहे हैं। स्कोप ही नहीं है कि दुनिया भर की बकवास कर सकें, मतलब इधर उधर के टॉपिक्स ले सकें। इसमें देखिए क्या देखना है, यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 55 नए शहर जोड़े हैं, तो इनकी तो ज़रूरत नहीं है आपको। नए प्रवेशकों में 2 भारतीय शहर हैं। केरल में है कोझिकोड, ये साहित्य की नगरी के रूप में शामिल हुआ है। क्रिएटिव सिटीज़ का अभी आगे पढ़ेंगे कि एक खास पहचान है।
कि इस शहर में ये बात होती है, ये मुख्य तौर पर दिखाई देती है, तो उसी से उसकी पहचान बनी हुई है। आप भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, कुछ म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, कुछ उद्योग के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग पहचान है। लेकिन यहाँ एक हिंट मैं आपको दे दूँ, ऐसे ही यूपीएससी आपके कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप ही के साथ खिलवाड़ कर सकती है। पता है कैसे? वो ऐसे कि अभी मैंने कहा कि हम जानते हैं कोई औद्योगिक शहर है, कोई संगीत के लिए फेमस है, आप दिल्ली में हैं, प्रयागराज में हैं, तो शिक्षा के लिए और भी कई कारणों से फेमस है। तो हमें लगेगा कि हाँ भाई, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन जब यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की बात होगी तो हर तरह के शहर को नहीं शामिल किया गया है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि इस तरह के शहरों को हम शामिल करेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी, आगे मैं बताऊंगा। तो ये साहित्य की नगरी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर संगीत की नगरी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ये जो UCCN है, उसका मतलब है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। इसमें अन्य भारतीय शहरों में जयपुर किस लिए फेमस था, ये पहले से शामिल है, पूछा जा सकता है, सीधा सीधा मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो जयपुर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में 2015 में शामिल किया गया था, तो ये नहीं याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। वाराणसी भी शामिल है संगीत की नगरी के रूप में, चेन्नई संगीत की नगरी के रूप में, मुंबई फिल्म के लिए फेमस है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, और श्रीनगर शिल्प और लोक कला के रूप में क्रिएटिव सिटी के तहत शामिल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। कोझिकोड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी यहाँ से नहीं पूछेगी। जो ऊपर मैंने बताया वहाँ से, और उसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट में है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से पूछा जा सकता है। कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला नहीं, इसके पहले साहित्य की नगरी की एक और है ना, ये फिलहाल ही बना। शहर में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों की मेज़बानी का एक लंबा इतिहास है, जैसे ये जो भी चीज़ें होती हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, मतलब एक बार देखिए। ग्वालियर की बात करें, 2015 में वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत की नगरी के रूप में नामित होने वाला ग्वालियर भारत का दूसरा शहर है। ओके, वो कोझिकोड के बारे में जो मैंने कैंसिल किया था उसको ज़रा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ऊपर तो सब लिखा हुआ है, लिस्ट है, उससे देख लीजिएगा। बाकी ये सिंपल सी बात है, नवरत्नों में से एक थे, यहाँ पे रहते थे तानसेन, तो इनके बारे में भी आप जानते हैं, पहले से आप पढ़ चुके हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस भी आए हैं। उसके बाद यह शहर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली शैली ग्वालियर घराने का उद्गम स्थल भी है, तो ग्वालियर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा डिटेल में जाकर। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआत में जो लिस्ट थी, दो तो पहले हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ लिया, जो बाकी थे उनको दूसरे पैराग्राफ में पढ़ लिया। उसके बाद ये जो नेटवर्क है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे 2004 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कार्य के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो 11 है, मैंने आपको बार बार कहा है कि याद कर लीजिएगा, सिर्फ 17 है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में तो वैसे भी काम का है, बहुत ज़रूरी है ये आपको याद रखना, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? टिकाऊ शहरों और समुदायों को उद्धार के लिए हमें ऐसे शहर बनाने हैं सतत विकास के लिए, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेटवर्क जो है वो 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था शुरू में। पूछा जा सकता है कि रचनात्मक शहरों में शामिल होने के लिए कौन कौन से मापदंड बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। तो पहले नंबर पे है शिल्प और लोक कला। पहले नंबर मतलब ये जो लिखा है वैसे कोई सीरियल नहीं है। ठीक है, मीडिया कला, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम ज़ुबान पर होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और लद्दाख सी बकथॉर्न और केरल ओनाटुकारा तिल क्यों चर्चा में है? जाहिर सी बात है, GI टैग मिला है इनको। यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, PCS एग्ज़ाम्स में आए हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरह का तिल है, केरल का है, तो मिलान करने के लिए बस याद करने के ये बस इतना ही है काम का।
ये सी बकथॉर्न के बारे में आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो जीआई टैग मिला है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन सी बकथॉर्न के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है हिप्पोफेएल। एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरी पैदा करती है, एक फल जैसा होता है इसमें, उसको खा सकते हैं। यह स्वाद में खट्टी होती है, लेकिन इसमें विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी भरपूर होता है। तो जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ खासतौर से लद्दाख वगैरह में एक अच्छा स्रोत है, फल के रूप में खाया जाता है। और इस पे क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि सी बकथॉर्न को उसमें शामिल कर दिया गया था कि इससे बायोडीजल वगैरह बनाया जाता है या खाद्य योग्य नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ इसमें फल लगता है, उसको खाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी मिलता है। लद्दाख सी बकथॉर्न केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका 90% उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे वंडर प्लांट भी कहा जाता है, लद्दाख गोल्ड भी कहा जाता है, गोल्डन वुश भी कहा जाता है, गोल्ड माइन भी कहा जाता है। ये सब इसके नाम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछूं, जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न है कि कुछ नाम दे देती है, पूछती है बताइए किस बारे में, क्या है ये सब नाम क्या है? वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्ड वुश, गोल्ड माइन। अब मान लीजिए यूपीएससी के मेंबर के दिमाग में आया कि भाई सी बकथॉर्न बच्चा पढ़ के आया है, लद्दाख हम कहेंगे तो वो गेस कर सकता है, लद्दाख हटा दिया। ये 3 रख लिए, वंडर प्लांट, गोल्डन वुश, गोल्ड माइन। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है और ये 3 नाम, 1 2 3, ये तीनों नाम दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि बताइए ये क्या है, तो 90% से ज़्यादा लोग गेस भी नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो सकता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनमें उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं नए शब्दों को लेकर, ध्यान रखिएगा। भारत में यह आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये ट्री लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, तो नीचे तो कुछ पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये जो पेड़ हैं इनकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। एकदम ऊपर जाएंगे, बहुत हाइट है पर्वत की, तो यहाँ तो बर्फ़ मिलेंगे, उसके पहले कुछ लाइकेन वगैरह मिल जाए, उसके पहले घास वगैरह मिलेगा। एक ऐसी लाइन होती है, मतलब काल्पनिक लाइन है, ठीक है, जहाँ तक पेड़ वगैरह पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जा सकते हैं, उसके बाद से पेड़ नहीं पाए जाते, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद से फिर झाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, घास पाए जाते हैं। तो जहाँ से ट्री लाइन ये जो बनी है उसके ऊपर पेड़ नहीं पाए जाते, उसके ऊपर यानी ट्री लाइन से ऊपर जहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं उस जोन में ये उगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह मृदा को बांधने वाला पौधा है। सी बकथॉर्न की एक खास बात यह है कि ये मृदा अपरदन को भी रोक सकता है, ठीक है, जो मृदा अपरदन को रोकता है, नदियों में गाद जमा होने से रोकता है और पुष्प जैव विविधता जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है, ठीक। तो ये कुछ विशेष बातें हमने जानी। ये तिल के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए भी दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सबूत वाली वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि हो सकता है कि आपने एडिट कर दिया हो, बाद में पीडीएफ नोट में आपने एडिट कर दिया कि ये कहाँ से यूपीएससी पूछ ली। मैंने दिखाया 2 साल से कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो पिछले साल वाली वीडियो है ना, उसमें आप देखिएगा कमेंट में अभी भी मैंने कुछ कमेंट्स के जवाब दिए फिर छोड़ दिया। लोग पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धोखा दे रहा है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये एडिट किया गया है, पीडीएफ को बाद में बनाया गया। आप किसको किसको जवाब दें। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार एग्ज़ाम के बाद मैं आपको पहले ही बता दूंगा सबूत वाले वीडियो बनाते समय शुरू में ही, कि जिनके मन में यह ख्याल आ रहा है कि एडिट किया गया वो पहले पूरी वीडियोस देख लें, सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। खैर, रैट होल माइनिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा जानना है। रैट होल माइनिंग चर्चा में आ गई थी किसी और वजह से, लेकिन असली बात तो कहीं और ही थी। उत्तराखंड में मजदूर फंसे थे, तो इसी के तहत जो है इसी विधि का इस्तेमाल करके उन्हें निकाला गया। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, ये जाना जाता है इसके लिए नहीं, कोई और बात है। क्या है, यहाँ देखिए। रैट होल माइनिंग मेघालय में प्रचलित संकीर्ण क्षैतिज सीम से कोयला निष्कर्षण की एक विधि है। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि ये पठार है कोई, ठीक है, और संरक्षित क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के ज़्यादातर क्षेत्र जो है संरक्षित हैं, वहाँ पे खनन वगैरह नहीं हो सकता। इस पठार में कोयले हैं बहुत सारे, अब खनन तो कर नहीं सकते, और वैसे भी
खनन करना भी है तो सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये छोटा छोटा बिल बना देंगे कहीं से घुसने भर का, कि एक आदमी घुस जाए एक बोरा लेके, उसमें भर के घसीटते हुए लेके आ जाए। तो ऐसे जो है घुस जाते हैं। 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि ऐसे ही रेड होल माइनिंग कर रहे थे, और क्या है कि मान लीजिए यहाँ से कहीं से नदी गुजर रही है बगल से, और इसी में घुसे हुए हैं वो, यहीं पे इनका बिल बना हुआ है, यहीं नदी बह रही है, तो वहाँ से टूट गया जो बीच का हिस्सा था और इसमें पानी भर गया, तो मज़दूर फंस जाते हैं, जो लोग घुसे होते हैं वो फंस जाते हैं। तो ये समस्या हो गई थी, कुछ लोग अपनी जान भी दे चुके हैं इसमें। तो इस कारण ये चर्चा में रहता है कि लोग जो है मतलब इलीगल तरीके से चूहे का बिल जैसे बना के घुस जाते हैं और उससे कोयला निकाल के फिर वहाँ के लोकल मार्केट में बेचते हैं। ठीक, तो ये निष्कर्षण की एक विधि है। एक बार गड्ढे खोदने के बाद खनन कर्मचारी कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। फिर कोयले की गैती, फावड़े और टोकरियों जैसे आदि उपकरणों का उपयोग करके उनको निकालते हैं। तो ये बेसिक सी बात है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ बातें और हैं। साइड कटिंग प्रक्रिया, इसमें कुछ प्रकार हैं। साइड कटिंग प्रक्रिया में पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगें खोदी जाती हैं तथा श्रमिक कोयले की परत मिलने तक गहराई तक जाते हैं। डायरेक्ट तो मिल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कोयला दिख रहा है सामने से, पहले खोद के वहाँ तक जाना पड़ता है, तह तक जहाँ पे कोयला है। ठीक है, मेघालय की पहाड़ियों में कोयले की परत प्रायः 2 मीटर से भी पतली होती है, तो वहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, एक होता है बॉक्स कटिंग। बॉक्स कटिंग में एक आयताकार रास्ता बनाया जाता है जो 10 से 100 वर्ग मीटर तक होता है, और उसके माध्यम से 100 से 400 फीट गहरा एक अधोलंब गड्ढा खोदा जाता है नीचे की तरफ। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती हैं। इसके माध्यम से श्रमिक कोयला निकाल सकते हैं। ये आपने समझ लिया। चिंता क्या है, वही मैंने बताया कि एक तो पर्यावरण को खतरा है, लोगों को भी खतरा है, कई सारी चीज़ें हैं, श्रमिकों को दिक्कत हो जाती है। बाकी यहाँ सामान्य सी बात है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, रेड होल खनन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। एनजीटी ने 2014 में अवैधानिक होने के कारण रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह प्रथा बड़े पैमाने पर जारी है। तो पूछा जा सकता है, मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि ये वहाँ के जनजातीय लोगों का अधिकार है क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ये बताइए कि किस शेड्यूल में आता है मेघालय, कमेंट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वैसे भी इस बार पूछा भी जा सकता है वो शेड्यूल, बताइए किस अनुसूची में मेघालय को शामिल किया गया। तो ऐसे कोई कथन बना दे कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको अधिकार दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगा है, एनजीटी ने लगाया, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं इलीगल। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं ऐसे ही। ठीक है, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, ये कुछ बेसिक बातें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा मत पढ़िएगा इसको। ठीक है, अच्छा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट आई है। इसमें कुछ आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं इसमें। आप जानते हैं कि ये रिपोर्ट जो है श्रम बल सर्वेक्षण है, अलग अलग तरह के आंकड़े दिखाती है, लेकिन कुछ ही ऐसे आंकड़े हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं प्री में, और मेंस में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2022-23 वाला वो कर दिया गया है। ध्यान देना है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो एक क्वेश्चन सीधा यहीं पर बन जाएगा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय, ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब ये क्या है, पहली बात यहाँ देखिए 2017 में लॉन्च किया गया था इसको, 2017 से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य है प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाया जाए। ये देखा जाए कि हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ सामान्य सी बातें हैं, सीधे हम आते हैं डाटा पर। यहाँ पर कुछ शॉर्ट में नाम लिखे गए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल आगे किया जाएगा। श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ये क्या होता है कभी कभी पूछा जा सकता है। तो LFPR को जनसंख्या में श्रम बल यानी कि काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि इतना % है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, इसको सीधा सीधा वर्कर
पॉपुलेशन रेशियो कह दीजिए, जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में ये है। बेरोजगारी दर UR जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद से ये सामान्य स्थिति और बाकी चीज़ें। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में ये मैंने कहा था ये आएगा, समझ नहीं आएगा आपको। LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ग्रामीण क्षेत्रों में 2017-18 में 50% से बढ़कर 22-23 में 60% हो गया। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्या दिखा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी दर कितनी है श्रम बल में, अभी 60% है। शहरी क्षेत्रों के लिए 47 था पहले, 50% हो गया। ये ध्यान रखना है। भारत में पुरुषों के लिए कितना है ये, पुरुषों के लिए 75% से बढ़कर 78% हो गया, महिलाओं के लिए 23% से बढ़कर 37% हो गया। यही आंकड़ा है जो आपके काम का है। बाकी एक छोटी सी बात और है, उसके बाद आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में WPR, अब इसमें WPR में क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि 48% से बढ़कर ये 59% हो गया है, और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही थी, और उसके बाद से यहाँ पे शहरी क्षेत्र में 43% से 47% हो गया। इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, मेरे कहने से याद नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने बस आपको हिंट दे दिया। उसके बाद से ये UR है, UR में कुछ बातें बस वही देख लीजिएगा कि क्या क्या चेंज आए हैं, और लास्ट वाला जो 2023 में जो परिवर्तन हो रहा है उसे आपको देखना है, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। बाकी समझने वाली बात आपके लिए ये है कि ये WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको PDF नोट की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी नोट बहुत पहले दी जा चुकी है, आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, उनकी नोट दी जा चुकी है। समय बहुत कम है, जितना जल्दी आप तैयार कर लेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे, उतनी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो फटाक से इस पर मैसेज करिए, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पे एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए, आप जानकारी लीजिए, जल्दी से PDF नोट लीजिए और तैयार कर लीजिए। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।